बच्चों, प्रश्न में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विवेचना कीजिए, वर्तमान समय में इसके अध्ययन का महत्व भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है, इसका विकास का वर्णन कीजिए। या तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति तथा इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर एक ही बनेंगे और हर बार एक क्वेश्चन जो है 15 नंबरों में पूछा जाता है। तो अगर आप MA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि हम इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत लेते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा, सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है। क्या यह एक स्वतंत्र शास्त्र है? जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, क्या यह एक स्वतंत्र शास्त्र है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ही साथ एक अत्यंत प्राचीन और अपेक्षाकृत नवीन वस्तु दोनों ही है? तो हम मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, क्या यह नवीन है या प्राचीन है? यह वास्तविक जगत की एक प्रक्रिया भी है जिसमें संसार के विभिन्न देश और राष्ट्र परस्पर विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं अपने अपने लाभ के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है यह अध्ययन का भी विषय है। तो माना जाता है कि एक प्रक्रिया के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध उतनी ही प्राचीन वस्तु है जितनी कि स्वयं राज्य रूपी संस्था, यानी राज्य जितने पुराने होंगे उतना ही प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी होगी। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों का भी काफ़ी मतभेद है। कतिपय प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको हम देखते हैं बारी बारी। तो पहले वैज्ञानिक हैं थॉम्पसन के अनुसार, राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो थॉम्पसन के अनुसार कहा गया कि जब यह पूरा विश्व ही प्रतिद्वंद्वी की तरह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आगे निकलने की होड़ मची हुई है, तो इनमें जो संबंध बिगड़ते हैं या बनते हैं, इन सभी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लेते हैं। दूसरे महान वैज्ञानिक है फेलिक्स ग्रास के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। तो फेलिक्स कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यह अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों का अध्ययन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तीसरे वैज्ञानिक हैं हैस जे मॉर्गनथाउ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इन मॉर्गनथाउ का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है यह शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। चौथे वैज्ञानिक है चार्ल्स लीचर ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया है। लीचर का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है एक ही विषय है, उनका मानना है। क्विसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दुनिया में तनाव और अशांति की सामान्य स्थिति, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में राजा की अन्याश्रयता की डिग्री, कानून और मूल्य के सामान्य स्तर, जनसंख्या और संसाधन का अध्ययन है। तो क्विसी के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दुनिया में तनाव, अशांति, सामान्य स्थिति, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र आदि की जो है विस्तार पूर्वक जो है हम अगर अध्ययन करते हैं, या जितने संसाधन हैं उन पर जो है अपने अपने हक जमाने के लिए लोगों ने जो अध्ययन किया है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखते हैं। आगे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, जैसे स्प्राउट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम एक और राजनेताओं को और उनके घटकों के हितों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का अध्ययन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष राजनेता के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया जाता है, इनका हम अध्ययन करते हैं, और दूसरी ओर उन निर्णयों को लागू करने के परिणाम का अध्ययन करते हैं। जो उनके द्वारा ली गई नीतियां हैं, जो बनाई गई नीतियां हैं, जो परिणाम उन्होंने लिए हैं, इनका जो है जो परिणाम निष्कर्ष निकलता है उसका अध्ययन किया जाता है। पहली बात है कि हम उनकी नीतियों को भी पढ़ते हैं और नीतियों के जो परिणाम निकलते हैं इनका भी अध्ययन करते हैं। स्प्राउट का यही मानना है।
आगे की जो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लागू होती है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का अध्ययन। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख भाग राज्य होते हैं और इसके अंतर्गत राज्यों की बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और राज्यों के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकारों के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक और तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और इनके अनुरूप ही देश को दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है राज्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यों को यह देखना पड़ता है कि उनके जो बगल में जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमें कैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित किस प्रकार की राजनीति करनी है। उदाहरण के लिए भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, वर्मा, श्रीलंका और इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राज्यीय संबंधों के अध्ययन पर बल देती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है शक्ति के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष तौर पर बल पर ही ध्यान दिया जाता है। हर एक देश एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ में मचा हुआ है। सभी देश अपने अपने अनुसार जो है हथियारों का आविष्कार कर रहे हैं जिसके कारण से वह अधिक से अधिक बलशाली बन सकें। प्रोफेसर हैंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भली भांति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक लक्ष्य पर रहती है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो मार्गेनथाउ का कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए शक्ति का प्रबल उपयोग करने के लिए अग्रसर हैं। सभी लोग जो है अपने अपने आप को अधिक ताकतवर बनाने के लिए, यह विश्व राजनीति में अपने आप को अव्वल बनाने के लिए आगे प्रेरित हो रहे हैं। नंबर 3 है, तीसरा क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तथा संगठनों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उनके संगठनों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आधुनिक युग में जो इस समय का युग चल रहा है, राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता तो कर ही रहा है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मंच बनाकर सभी देश जो है एक साथ आ करके अपने अपने लक्ष्यों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक बहुगुट बन रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अपितु अब अनेक प्रकार के प्रादेशिक संगठनों की भी स्थापना हो चुकी है। ये सभी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र के रूप में यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, ये आर्थिक क्षेत्र में जो है संगठन बने हुए हैं। सैनिक के रूप में हम देखते हैं तो नाटो, इसमें यूरोपीय देशों का संगठन है। सीटो है, वार्सा पैक्ट है, सेंटो है, ये सभी जो है सैनिक
के क्षेत्र में सैनिकों को प्रबल बनाने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ संधि करके इन सभी संगठनों को इसमें एक्टिव किए हुए हैं। आगे आता है राजनीतिक क्षेत्र के मामले में। तो राजनीतिक में संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप राष्ट्रसंघ जानते हैं, यूएनओ जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सभी का जो है निर्माण किया गया है। प्रादेशिक में क्या है, अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन आदि, सांस्कृतिक और अन्य जैसे में यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सभी भी प्रादेशिकों में आते हैं। चौथा क्षेत्र होता है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है या संबंध है वह चौथे क्षेत्र में युद्ध और शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों की समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। तो युद्ध जो है हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अब तो राष्ट्र के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। युद्ध की परंपरा में शीत युद्ध जो 1945 के बाद स्टार्ट हुआ है, निस्संदेह एक नया आयाम जोड़ा गया है। शीत युद्ध एक प्रकार का स्नायु या वार नर्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांशतः युद्ध एवं शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे हैं। तो जब से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, एक शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और सभी जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं इन्हीं दौरान हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध का अंत सन 1991 में हुआ था, जब सोवियत संघ पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। पांचवा क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विदेश नीति की निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। यानी विदेश नीति का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन हम विदेश या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया राज्यों की नीति के माध्यम से ही काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्ययन की मांग किसी हद तक पूरी हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया जो है एक नीति के माध्यम से काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। पूर्व में विदेश नीति की विषय वस्तु द कंटेंट के अध्ययन पर ही बल दिया जाता था, किंतु वर्तमान में विश्लेषणात्मक पद्धति पर जोर देने के कारण विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। तो पहले के दिनों में जब बातें होती थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो लोग केवल जो यानी प्रेजेंट टाइम में जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, परंतु अब जो है विश्लेषण किया जाता है कि आने वाले 10 सालों में कौन सा देश हमें प्रॉफिट दे सकता है, कौन लॉस दे सकता है, कौन हमारे लिए दुश्मनी पैदा कर सकता है। इन सभी पर बल देते हुए देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि भारत के ऐतिहासिक अनुभवों और शासन प्रणाली की पेचीदगी को न समझा जाए। तो आज दुनिया जो है भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गुणगान कर रही है। तो हम बताते हैं कि भारत की विदेश नीति को समझना बड़ा तरीक़ीर है। अगर आप भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो ऐतिहासिक अनुभवों को और शासन की प्रणाली को या पेचीदगियों को आपको समझना चाहिए। भारत की विदेश नीति का निर्माण प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ही नहीं अपितु यह एक लंबी प्रक्रिया है का परिणाम होती है, जिसमें विदेश मंत्रालय विभिन्न राजनयिकों, सांसदों, समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधानकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर भारत में जितने भी विदेश नीति के लिए हम जाते हैं उनमें जो है केवल एक विदेश मंत्री का ही हाथ नहीं होता है। इसमें हमारे पीएम, संसद और जितने भी राजनयिक हैं जो पिछले दिनों में शासन सत्ता में रहे हैं, विश्वविद्यालय के जो महान प्रोफेसर्स हैं,
अनुसंधानकर्ताओं जो वैज्ञानिक हैं इन सभी का अनुभव होता है, जिसके अनुसार हमारी जो है विदेश नीति बनती है। छठवां क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों एवं रीति रिवाजों के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार से संबंध स्थापित नहीं बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने वाला एक विषय है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो कानून के अध्ययन पर बल देने की बात है, तो जिस प्रकार हम अपने परिवार में एक रीति रिवाज, एक कल्चर, एक विशेष प्रकार के धर्म के अनुसार रहते हैं, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अगर संबंध बनाना चाहता है, दोस्ती बनाना चाहता है, तो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होता है। सातवां क्षेत्र है विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। तो राज्यों की आर्थिक जो हित हैं वह राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित कर सकते हैं। विदेश व्यापार संबंधों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाता है। तो विदेशी अगर व्यापार हो रहा है तो जितने भी राजनीतिक संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। जैसा कि अगर सऊदी अरब में वहाँ पर कच्चे तेल की ज़्यादा उत्पादन है, हमारे देश में पानी है और हमारे देश में तमाम तरह की फसलें तैयार होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने हम उत्पादों को वहाँ बेच सकते हैं और वहाँ से क्रूड ऑयल ले सकते हैं। तो इससे हमारा जो है संबंध जो है राजनीतिक संबंध काफ़ी मजबूत होता है। विभिन्न राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। तो विदेशी व्यापार करने के लिए भी कुछ नियम कानून वगैरह बनाए गए हैं जिनका पालन करना होता है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार और भुगतान समझौते, कार्टेल्स का प्रयोग आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी की अभिरुचि के विषय हैं। तो जब एक विद्यार्थी पढ़ता है तो यह भी जानता है कि जो विकसित देश हैं वह विकासशील देशों को आर्थिक पैकेज देते हैं, उनकी सहायता करते हैं जिससे कि उनका व्यापार अच्छे से चल सके और उनके देश में कभी भी ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि विदेशी सामग्री की कमी हो जाए। आठवां जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है सैनिक संगठनों और राजनीतिक और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी गुट, स्वतंत्र राज्य, गुटनिरपेक्ष राज्य, अरब समुदाय, अफ्रीकी देश जैसे अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए। ये राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अथवा उसके बाहर अनेक मामलों पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन गुटों को जोड़ने वाले तत्वों, उनके मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो सैनिक संगठन और राजनीतिक गुटों का अध्ययन में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम जानते हैं कि साम्यवादी गुट, स्वतंत्र साम्राज्य, गुट निरपेक्ष आदि तमाम तरह के जो संगठन बने हैं और ये सभी जो है एक दूसरे के मतभेदों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जो हैं इन सभी को पढ़ते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय का वस्तु बनता है। जब ये राजनीतिक समुदाय अपने सदस्यों के बीच सैनिक संधियां कर लेते हैं तो ये सैनिक गुट का रूप धारण कर लेते हैं। तो एक राजनीतिक संबंध में जैसे एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता कर लिया, वहाँ पे के सैनिक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, तो इससे एक गुट बनता है, सैनिकों का गुट बनता है जिसका नाम हम नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट, सेंटो आदि ऐसे ही सैनिक गुट का निर्माण हुआ है जो यूरोपीय देशों का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्येय उन कारणों का अध्ययन करना है जिनके परिणामस्वरूप सैनिक गुटों का निर्माण किया गया है। सैनिक गुटों के से विश्व में शक्ति संतुलन किस प्रकार प्रभावित हुआ है तथा विश्व शांति की समस्या से एक गुट किस प्रकार संबंधित हैं आदि का हम अध्ययन करते हैं। नवा जो विशेष क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो है निशस्त्रीकरण।
इसके अंतर्गत हम लोग जो है हथियारों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो युद्ध को कम करने और शांति बहाल करने के लिए कई वर्षों से निशस्त्रीकरण का प्रयास चल रहा है। यानी कि मानना है कि जितने भी घातक हथियार हैं जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सभी को लोग नष्ट कर दें ताकि विश्व शांति कायम हो सके। इसका प्रयास चल रहा है, तमाम तरह के संगठन बन रहे हैं, परंतु एक देश जो है अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे कि लोग उस पर दोबारा आक्रमण कर सकें। परमाणु हथियारों के प्रसार ने हमें इस प्रश्न पर अधिक गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर और बाहर के राष्ट्रों द्वारा निशस्त्रीकरण की कई संधियाँ की गई हैं। ये सारे प्रयास, साम और सुझाव भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। तो जितने भी लोगों ने प्रयास किया है कि हम जितने परमाणु बम हैं उनको नष्ट कर दें, निशस्त्रीकरण की नीतियों पर चलें, परंतु यह जो है प्रयास विफल ही हुए हैं। तो इनका अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम कर सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सीमा में छोटे बड़े कई प्रकार के विषय शामिल किए जाते हैं। तो और भी विषय हैं जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र हैं, कई जो वैज्ञानिक हैं एक मत नहीं है, सभी का मत अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अब एक देश में भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, दूसरे देश की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो उसकी जो आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं, हमारी अलग हो सकती हैं। तो इससे जो है उनमें काफ़ी मतभेद बना हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इसके क्षेत्र उपक्षेत्र विभिन्न विषयों को शामिल किया है। रसेल फील्ड ने अपने क्षेत्र में निम्नलिखित 5 उप विषयों को शामिल किया है। तो जो वैज्ञानिक हैं रसेल जी, इन्होंने 5 उप विषय को लिए हैं जिनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन 5 क्षेत्रों में ही चलती है। पहला उनका मानना है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कायम रखना है तो राजनीतिक इतिहास को हमें देखना पड़ेगा। एक देश के पुराने समय में क्या हुआ है, मध्यकाल में क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, इस विषय को जानने की बात है। दूसरा उनका मानना है रसेल जी का कि राजनीतिक भूगोल, हर देश का भूगोल जो है अलग अलग होता है, सभी की बनावट संरचना अलग है, तो इसके हिसाब से वो अपने नियम कानून या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। आगे तुलनात्मक सरकार, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकारें भी तुलनात्मक रूप से चलती हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ यूपीए की सरकार होती तो हम किसी और का समर्थन करते, परंतु इसमें एनडीए की सरकार है तो समर्थन कहीं और है, हमारी नीतियाँ जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। हर देश में कांग्रेस सरकार होती है तो कांग्रेस को आपस में मिलकर काम करते हैं, अन्य पार्टियाँ जो होती हैं वो अन्य पार्टियों के साथ संपर्क साधती हैं। आगे चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अर्थशास्त्र को भी काफ़ी मजबूत करता है। एक दूसरे के साथ जो है मिल करके हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं। पांचवा जो क्षेत्र है रसेल जी का मानना है सामाजिक मनोविज्ञान। तो विभिन्न विषयों में से एक विषय जो है सामाजिक मनोविज्ञान का भी है, जिस क्षेत्र को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं। तो 5 जो उपवर्ग बताए गए हैं, 5 उप विषय जो हैं, ये इन्हीं का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है।